एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नेहा पवार। 102 हम पेपर कोड यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली थी। अभी हम थर्ड और फोर्थ यूनिट को एक साथ यहाँ पर कवर करेंगे। तो थर्ड यूनिट में हम जिसका नाम है लाइब्रेरी मैनेजमेंट स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, इसमें हम लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड लाइब्रेरी कमेटी को देखेंगे। उसके बाद हम स्टाफिंग, डिफरेंट एक्शंस ऑफ लाइब्रेरी एंड देयर वर्किंग, एनुअल रिपोर्ट, केयर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज, और साथ ही साथ हम यूनिट 4 के फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज के अंदर देखेंगे बजट को। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट, जिसका नाम कि है स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 1, जिसका नाम है लाइब्रेरी अथॉरिटी एंड लाइब्रेरी कमेटी। अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकरण। प्राधिकरण को सत्ता भी कहते हैं, जो कि प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी होती है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को कोई काम दिया जाता है, उसके साथ साथ उसकी कुछ अथॉरिटी भी होती है, यानी कि कुछ अधिकार भी होते हैं। ठीक है, उसकी कुछ शक्तियाँ भी होती हैं, इसलिए उसको कहा जा रहा है कि इसको सत्ता भी कहते हैं, यानी कि उसकी शक्तियाँ। जैसे कि आप देखते हैं कि जो भी इंस्पेक्टर्स होते हैं, ठीक है, अगर हम कानूनी विभाग की बात करें तो वो मतलब उनको शक्ति होती है क्या कि क्रिमिनल्स पे वो एक्शन ले सकते हैं। अगर कोई क्राइम कर रहा है तो इन द स्पॉट अगर वो किसी को क्राइम करते हुए देख रहे हैं तो वो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये क्या है, उनको शक्ति मिली हुई है, किसकी वजह से? उनके काम की वजह से। हर कोई नहीं कर सकता, आप जाकर किसी को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसको अगर वो पुलिस की जॉब में है, ठीक है, तभी वो ऐसा कर सकता है, यानी कि एक कार्य की वजह से, एक जॉब की वजह से उसको एक अथॉरिटी मिली, एक शक्ति मिल गई। ठीक है, तो उसी को ऐसा ही मतलब कुछ है, आप समझिएगा इसमें। ठीक है, अथॉरिटी, प्राधिकरण को सत्ता भी कहते हैं, जो कि प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी होती है। क्योंकि किसी अधिकारी के पास यदि अधिकार न हो तो अधिकारी न तो अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है और न ही संस्था के कर्मचारी अधिकारियों के आदेशों को पालन करेंगे। ठीक है, परिभाषा, अधिकार के कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं, जैसे अधिकार वह उचित कानूनी शक्ति है जिसे धारण करने वाला अपने अधीन व्यक्तियों से कुछ करने या न करने के लिए कह सकता है, और यदि इन निर्देशों का अनुसरण न करे तो प्रबंधक ये इस स्थिति में होता है कि आवश्यक होने पर अनुशासन की कार्यवाही कर सके, यहाँ तक कि अधीन व्यक्तियों को नौकरी से अलग कर दे। थियो हेमन ने ये डेफिनेशन दी है, यानी कि एक अधिकार एक व्यक्ति को जो कि उच्च पद पर है, वो उसे ये अधिकार देता है कि वो निम्न पद के व्यक्तियों से उचित काम करवा सके, और अगर वो काम नहीं करते हैं और या फिर वो काम कर रहे हैं लेकिन अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उच्च अधिकारी को ये अधिकार होता है कि वो उनको जॉब से निकाल भी सकता है। ठीक है, तो यही होती है अथॉरिटी। अधिकार से आज से निर्णय करने के स्वायत्त से होता है और शक्ति निर्णयों का पालन करने को बाध्य करती है। ये डेफिनेशन दी है मरे ने। अधिकार सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन करवाने की शक्ति है, ये कहा है हेनरी फेयोल ने। लाइब्रेरी अथॉरिटी, ग्रंथालय प्राधिकरण। ग्रंथालय एक सामाजिक संस्था होती है जो पुस्तकों में निहित ज्ञान एवं अन्य विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संग्रह करती है तथा ज्ञान एवं सूचनाओं का संप्रेषण करती है। ग्रंथालय इस प्रकार मानव के चहुमुखी विकास में सहयोग प्रदान करता है। ग्रंथालय में उचित व्यवस्थापन के लिए अधिकार यानी कि प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रशासकीय कार्य सुनिश्चित किए जा सके। ग्रंथालय में अधिकार का कार्य ग्रंथालय के लिए नीतियों का निर्धारण करना और आवश्यकता अनुसार आदेश देना एवं उनका पालन करना है। केंद्रीय सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों के लिए भारत का राष्ट्रपति कुलाधिपति होता है तथा प्रांतीय सरकारों के अधीन विश्वविद्यालयों के लिए राज्य का राज्यपाल अधिकृत नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, जिसे विद्यालयों से संबंधित सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। केंद्रीय विद्यालयों में अधिकार यानी कि प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति विश्वविद्यालयों के सीनेट, सिंडिकेट, कुलपति या कार्य समिति आदि माने जाते हैं।
इनके द्वारा निर्धारित नीतियों और निर्देशों का पालन करने के लिए ग्रंथालय समितियां गठित की जाती हैं, जिसका अध्यक्ष कुलपति होता है तथा सचिव विश्वविद्यालय ग्रंथालय का ग्रंथालयी होता है। महाविद्यालय प्रबंध समिति के निर्देशन में कार्य करते हैं, अतः प्रबंध तंत्र की महाविद्यालय में प्राधिकरण अथवा नियंत्रक माना जाता है। महाविद्यालय का प्राचार्य प्रशासनिक कार्यों को देखता है और ग्रंथालय के नियोजन तथा नीतियों के निर्धारण के लिए ग्रंथालय समितियां बनाई जाती हैं, जिनका प्रमुख प्रबंध तंत्र का सचिव अथवा प्राचार्य होता है तथा ग्रंथालय समिति का सचिव नियुक्त किया जाता है। ग्रंथालय प्राधिकरण की विशेषताएं। ग्रंथालय में प्राधिकरण की निम्न विशेषताएं होती हैं। प्राधिकरण वास्तव में प्रबंधकीय अधिकार होता है, जिसका भार ऊपर से होता है। शक्ति का उपयोग। ग्रंथालय प्राधिकरण के अंतर्गत वैधानिक शक्ति निहित होती है, जिसके बिना ग्रंथालय में प्राधिकरण का कोई महत्व नहीं रहता है। कर्मचारियों को प्रभावित करना। प्राधिकरण की तीसरी विशेषता यह है कि उसमें ग्रंथालय में कार्यरत कर्मचारियों को प्रभावित करने की शक्ति एवं सामर्थ्य होना चाहिए। अधिकारों का प्रयोग उस दशा में प्रभावशील होगा जबकि अधीनस्थ कर्मचारी अपने अधिकारों से प्रभावित भी हों। प्रभावशाली व्यक्तित्व। ग्रंथालय में प्राधिकारी का स्वयं का व्यक्तित्व भी अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। अधीनस्थ कर्मचारियों का स्वेच्छा से सहयोग उसी दशा में प्राप्त हो सकता है जबकि वे अपने अधिकारी के व्यक्तित्व से प्रभावित हों। अपेक्षाएं। प्राधिकरण ग्रंथालय में कर्मचारियों को काम सौंपने तथा उनसे संतोषप्रद कार्य निष्पादन रखने की अपेक्षा का अधिकार है। प्राधिकरण का क्षेत्र। ग्रंथालय प्रबंध में जितना नीचे जाएंगे अधिकार पर उतने ही अधिक बंधन मिलेंगे और जितना ऊंचा जाएंगे उतने ही बंधन कम होते जाएंगे और प्राधिकार का क्षेत्र उतना ही विस्तृत हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि एक एम्प्लॉय जितना मतलब लोएस्ट काम कर रहा है, जितने लोगों के नीचे काम करेगा उतना ही उस पर मतलब उस पर एक तरह से रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं, मतलब बंधन लगने शुरू हो जाएंगे, बाउंडेशंस बढ़ जाएंगी उसकी, यानी कि वो अपने कार्य के लिए जवाबदेह ज़्यादा लोगों को होगा, इसलिए उसको ज़्यादा मतलब उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो जितने लो लेवल पे काम करेगा अथॉरिटी कोई है नहीं, लेकिन सबका बंधन उसके ऊपर रहेगा। और जितना ऊंचा आप जाते जाएंगे वहाँ पर वर्क ज़्यादा नहीं होगा लेकिन अथॉरिटी ज़्यादा होंगी। तो जॉब के अकॉर्डिंग जितनी लोएस्ट जॉब होगी उतना ही बंधन होगा, जितना ऊंचाई पर आप होंगे उतना बंधन कम होगा, ठीक है। तो और अथॉरिटी भी सेम ऐसे ही है, जितना आप लोएस्ट हो अथॉरिटी है नहीं आपके पास, कम है अगर हैं तो, लेकिन आप अगर हाई लेवल की जॉब प्रोफाइल में ऊपर जॉब कम करते हो तो आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जो काम करते हो फ्रीली आप मतलब कोई नीति तैयार कर सकते हो, उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो उसका, ठीक है। तो ऐसा होता है, आपको अधिकार ज़्यादा मिल जाते हैं उस वक्त। ग्रंथालय समिति। अब बात कर रहे हैं लाइब्रेरी कमेटी की हम। प्रत्येक सामाजिक संस्था में नीतियों का निर्धारण तथा निर्णय आदि लेने का कार्य ऐसे संगठन द्वारा किया जाता है जो कुछ चुने हुए अथवा मनोनीत किए हुए अथवा दोनों प्रकार के व्यक्तियों द्वारा निर्मित होता है। इस प्रकार के संगठनों को कई नामों से जाना जाता है। ऐसे ही एक संगठन ग्रंथालयों के संचालन के लिए भी नियुक्त किया जाता है, जिसे ग्रंथालय समिति कहते हैं। ग्रंथालय समिति के उद्देश्य। निम्नलिखित उद्देश्य हैं इसके, जैसे नंबर 1 है सुचारू संचालन। ग्रंथालय में कुशल संचालन एवं प्रशासन के लिए प्रत्येक ग्रंथालय में इस समिति का होना आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। वित्त का प्रावधान। ग्रंथालय समिति ही ग्रंथालय की वित्त संबंधी आवश्यकताओं, समस्याओं आदि का गठन करती है तथा उसी के अनुसार बजट बनाने तथा वित्त का प्रावधान करने के उपाय करती है। वित्त पर नियंत्रण। यदि ग्रंथालय में यह समिति नहीं हो तो यह स्वाभाविक है कि ग्रंथालय स्वच्छंद होकर व्यय करता है, यानी कि अपनी मनमर्जी चलाकर अपनी मर्जी से खर्चे करता है। इसलिए इस समिति के होने से ग्रंथालय यह सब नहीं कर पाता है, जिससे ग्रंथालय के फाइनेंस पर यानी कि वित्त पर कंट्रोल रखने में हेल्प मिल जाती है। स्टाफ का चयन। ग्रंथालय में ग्रंथालयी तथा ग्रंथालय की सहायता के लिए अन्य अधीनस्थ स्टाफ की नियुक्ति
करने के लिए भी इस समिति का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कर्मचारियों के चयन से पहले उनका निरीक्षण करना आवश्यक होता है, जो इस समिति के द्वारा किया जाता है। ग्रंथालय के प्रशासनिक कार्यों में सहायता। ग्रंथालय का कार्य एवं उत्तरदायित्व एक कार्य है, इसलिए अकेला ग्रंथालय इतनी बड़ी संस्था के कार्यभार को उठाने एवं संभालने में अपने आप को कभी कभी कुछ परिस्थितियों वश असहाय समझने लगता है। अतः प्रशासनिक कार्यों में उसकी सहायता के लिए ग्रंथालय समिति अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। ग्रंथालय की संरक्षक। ग्रंथालय में ग्रंथालय समिति के होने से ग्रंथालय अपने आप को असुरक्षित नहीं समझता है, यानी कि अपने आप का संरक्षण हो रहा है ऐसा वो मानता है, और वह इसके संरक्षण में कार्य करते हुए उत्साहित रहता है तथा उसका मनोबल भी ऊंचा रहता है। इसलिए यह ग्रंथालय के संरक्षक की तरह होती है, कार्य करती है। ओके। अधिकारपूर्ण। ग्रंथालय यदि ग्रंथालय से संबंधित किसी समस्या को ग्रंथालय प्राधिकरण के समक्ष रखता है तो उस बात को दमदार नहीं समझा जाता, और यदि उसी बात को ग्रंथालय समिति कहती है तो ये एक दमदार बात समझी जाती है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉय कोई आइडिया दे रहा है तो उस पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, लेकिन वही सेम आइडिया अगर कोई बड़ा ऑफिसर आके देगा तो सब उसको ध्यान से समझेंगे और उसको सीरियस लेंगे। बस वही बात हो रही है यहाँ पर, मतलब पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका कंसंट्रेट उस पर हो गया। ठीक है। ग्रंथालय समिति की आवश्यकता। निम्न कारण होते हैं इसके। ग्रंथालय में उनके चहुमुखी विकास, स्पष्ट दिशा निर्देश तथा पाठकों को उत्तम ग्रंथालय सेवा प्रदान करने के लिए ग्रंथालय समितियों के गठन की आवश्यकता होती है। ग्रंथालय की समस्त नीतियों का निर्धारण ग्रंथालय समितियों के द्वारा ही किया जाता है। ग्रंथालय का पूर्ण रूप से संचालन ग्रंथालय समिति के हाथ में ही होता है। वास्तव में ग्रंथालय के माध्यम से ग्रंथालय समिति ही ग्रंथालय का संचालन करती है। ग्रंथालय संबंधी समस्त उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने में ग्रंथालय अकेला स्वतंत्र रूप से सक्षम नहीं होता है, इसलिए यह समिति उसका मार्गदर्शन नहीं करती है। ग्रंथालय की धन संबंधी आवश्यकताओं का आकलन कर यह समिति ग्रंथालय की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने, विभिन्न मदों में व्यय हेतु बजट तैयार करने तथा ग्रंथालय वित्त में वृद्धि करने के लिए ग्रंथालय समिति की आवश्यकता होती है। ग्रंथालय की आय तथा व्यय में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी ग्रंथालय समिति की आवश्यकता होती है। ग्रंथालय को संरक्षण प्रदान करने हेतु भी इसकी आवश्यकता होती है तथा ग्रंथालय की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अतः ग्रंथालय के नेतृत्व एवं कुशल संचालन के लिए ग्रंथालयों में इस समिति का होना अत्यंत आवश्यक होता है। ग्रंथालय समिति के अधिकार एवं कर्तव्य। अधिकार एवं कार्य निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, ग्रंथालय तथा अन्य कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति करना। ग्रंथालय के लिए नीतियों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करना। ग्रंथालय की वित्त व्यवस्था की योजना बनाना। व्यय का निरीक्षण करना। ग्रंथालय के संचालन के लिए नियम बनाना। ग्रंथालय की पाठ्य सामग्री, फर्नीचर तथा भवन का संरक्षण एवं अनुरक्षण की व्यवस्था करना। ग्रंथालय की संपत्ति की सुरक्षा करना। ग्रंथालय के वार्षिक प्रतिवेदन का अध्ययन कर तदनुसार निर्देशन करना। ग्रंथालय के कर्मचारियों एवं ग्रंथालय के कार्यों का मूल्यांकन करना। ग्रंथालय के विकास एवं प्रगति के लिए अन्य उपादेय कार्य करना। ग्रंथालय समितियों की प्रकृति एवं प्रकार। यहाँ पर हम देखते हैं तदर्थ ग्रंथालय समिति। तो समितियाँ के टाइप्स हैं, समितियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, उनमें से कुछ हमने यहाँ पर ली हैं। तदर्थ ग्रंथालय समिति। ग्रंथालय की मतलब ये तदर्थ का मतलब होता है कोई अचानक, मतलब इसलिए बनाई गई किसी स्पेशल वर्क के लिए, कोई हमें ज़रूरी काम आ गया है, कोई स्पेशल डिसीज़न लेना है, कुछ प्लानिंग करनी है, उसके लिए हमने एक ग्रंथालय समिति तैयार की और जैसे ही हमारा काम ख़त्म हुआ हमने वो हटा दी। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है तदर्थ ग्रंथालय समिति, मतलब इमरजेंसी के लिए बनाई गई एक समिति।
ग्रंथालय के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के लिए तदर्थ आधार पर ग्रंथालय समिति का गठन किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार की समिति होती है। ठीक है, यानी कि एक किसी कार्य के लिए बनाई जाती है समिति ये, और कार्य खत्म होने के बाद ये स्वतः ही समाप्त हो जाती है। देखिए आगे है चयनित समिति। कोई भी बड़ी समिति अथवा प्राधिकरण अपने अधीन कार्यरत संस्थाओं की देखभाल करने के लिए छोटी समिति नामित करती है अथवा चयनित करती है। परामर्शदायी समिति, इस प्रकार की समितियां इंग्लैंड में होती हैं। इनके पास कोई वास्तविक अधिकारी शक्ति नहीं होती है, यह केवल परामर्श एवं प्रस्ताव मात्र दे सकती हैं। सूचनादायी समिति, इस समिति के पास कुछ निश्चित सीमाओं के अंदर निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति होती है। यह समिति जो निर्णय लेती है उन पर उच्च अधिकारियों द्वारा कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन निर्णय सूचनार्थ उन्हें उपलब्ध कराया जाते हैं। कार्यकारी समिति, उपरोक्त सभी समितियों में इस प्रकार की समिति सबसे अधिक अधिकारपूर्ण एवं शक्तिशाली होती है, क्योंकि यह सभी मामलों में पूर्ण अधिकार रखती है। इसलिए यह ग्रंथालय अधिकारियों को अपने निर्णय की कोई सूचना नहीं देती है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड टॉपिक की, जिसका नाम है स्टाफिंग। स्टाफ से आप क्या समझते हैं? स्टाफ में कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ का स्टाफ हो गया, कर्मचारियों का, या फिर आपके जो बड़े अधिकारी होते हैं उनका स्टाफ हो गया। तो स्टाफिंग से मतलब उन व्यक्तियों से जो किसी ग्रंथालय में या फिर किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, वो एक स्टाफ है। इसकी डेफिनेशन, अर्थ और कार्य के बारे में हम समझते हैं। चलिए, किसी संगठन अथवा कंपनी में विशिष्ट पदों पर योग्य कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को स्टाफिंग कहते हैं, जबकि प्रबंधन में स्टाफिंग का अर्थ कर्मचारियों को उनके कौशल एवं ज्ञान का मूल्यांकन करके भर्ती करने का एक ऑपरेशन है और इसके बाद उन्हें विशिष्ट पद पर कार्यभार प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। स्टाफिंग, यहाँ पर डायरेक्टर्स होते हैं और पी का मतलब होता है परमानेंट स्टाफ होता है, जीएम और सीनियर मैनेजर होते हैं और जूनियर मैनेजर्स होते हैं। परिभाषा, स्टाफिंग यानी कि परमानेंट स्टाफ की और स्टूडेंट स्टाफ की हम डेफिनेशन दे रहे हैं यहाँ पर। स्टाफिंग को प्रबंधन के सबसे महत्वपूर्ण, ये जो डेफिनेशन है वो स्टाफिंग की है। स्टाफिंग को प्रबंधन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें सही समय पर, सही काम पर, सही कर्मचारी को खाली जगह पर नियुक्त करने की एक प्रक्रिया है स्टाफिंग करना। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि ये काम किस को, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से कौन सा एम्प्लॉय इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करने की योग्यता रखता है। ठीक है, उसको वही काम देना, इसको कहेंगे हम स्टाफिंग। ये एक सच्चाई है कि मानव संसाधन प्रत्येक संगठन के लिए सबसे बड़ा है, क्योंकि किसी भी संगठन में अन्य सभी संसाधन जैसे कि धन, सामग्री, मशीन आदि का उपयोग मानव संसाधन के सकारात्मक प्रयासों द्वारा कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संगठन में सही पद स्थिति मिलनी चाहिए, ताकि उनकी योग्यता, प्रतिभा और विशेषज्ञता के साथ न्याय हो सके और संगठन को उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी हो सके। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि स्टाफिंग प्रत्येक व्यवसाय एवं संगठन के लिए अति आवश्यक कार्य है। स्टाफिंग के कार्य निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे नंबर 1, संगठन में विभिन्न कार्यों को करने के लिए योग्य कर्मचारियों को प्राप्त करना, सही व्यक्ति को सही पद पर नियुक्त करना ताकि उच्च प्रदर्शन के द्वारा अधिकतम उत्पादकता सुनिश्चित हो सके, मानव संसाधन को उपयोगी बनाने में सहायता करता है, सही व्यक्ति की भर्ती से श्रमिकों को नौकरी की संतुष्टि तथा उनका मनोबल बढ़ाता है। स्टाफिंग मानव संसाधन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है। यह प्रबंधकों के माध्यम से संगठन की निरंतरता और वृद्धि सुनिश्चित करता है। अब आता है स्टाफ का महत्व, यानी कि जो स्टाफिंग हमने की है इसका महत्व क्या है, ये क्यों ज़रूरी है। अन्य कार्यों का कुशल,
प्रबंध के अन्य कार्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए स्टाफिंग इसकी कुंजी है। चूँकि यदि किसी संगठन में सक्षम कर्मी नहीं है तो वह नियोजन, आयोजन और नियंत्रण जैसे प्रबंधन के कार्यों को ठीक से नहीं कर सकती है। प्रौद्योगिकी और अन्य संसाधनों का प्रभावी उपयोग। स्टाफिंग और प्रौद्योगिकी का क्या संबंध है? खैर, ये मानवीय कारक है, तो नवीनतम प्रौद्योगिकी, पूंजी, सामग्री आदि के प्रभावी उपयोग में सहायक है। प्रबंधन स्टाफिंग फंक्शंस का प्रदर्शन करके सही प्रकार के कर्मियों को सुनिश्चित कर सकता है। मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग। बड़ी चिंताओं का वेतन काफ़ी अधिक होता है कि भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और कर्मचारियों के विकास पर एक बड़ी राशि खर्च की जाती है। इष्टतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए स्टाफिंग फंक्शंस को एक कुशल तरीके से निष्पादित किया जाना चाहिए। मानव पूंजी का विकास। स्टाफिंग को एक अन्य कार्य मानव की पूंजी की आवश्यकताओं से संगठित है। स्टाफिंग का एक अन्य कार्य मानव की पूंजी की आवश्यकताओं से संबंधित होता है। चूँकि प्रबंधन की अग्रिम जनशक्ति आवश्यकताओं को निर्धारित करना आवश्यक है, इसलिए यह करियर की उन्नति के लिए मौजूदा कर्मियों को प्रशिक्षित और विकसित करना भी है। यह भविष्य में कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करती है। देखिए, मानव पूंजी का विकास, यानी कि एक मानव पूंजी का विकास कैसे होता है? जब एक प्रबंधन जनशक्ति की आवश्यकताओं पर आधारित होता है, यानी कि मैनेजमेंट ऐसे किया जाए कि व्यक्ति जो हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अपनी शक्तियों का, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, उसका पूर्ण रूप तरीके से उपयोग कर सके, ताकि हमारी कंपनी में विकास हो सके या लाइब्रेरी में विकास हो सके। मानव संसाधन का अभिप्रेरण। एक संगठन में व्यक्तियों का व्यवहार विभिन्न प्रकारों से प्रभावित होता है, जो कि शिक्षा के स्तर, आवश्यकताओं, सामाजिक संस्कृति, कारकों आदि से जुड़े होते हैं। इसलिए संगठन के मानवीय पहलू बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं और इसलिए कार्यकर्ता भी हो सकते हैं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने कार्यों को ठीक से करने के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन से प्रेरित। देखिए, यहाँ पर वर्ड के इधर उधर होने में एरर हो सकती है, क्योंकि ये गूगल से लिया गया है थोड़ा बहुत मैटर यहाँ पर, तो जो कि इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट किया गया था, इसलिए वर्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको अच्छे से समझेंगे। ज़्यादा नहीं है, कुछ ही पॉइंट्स वहाँ से लिए हैं मैंने समझने के लिए, तो आप उसको समझ लीजिएगा। बिल्डिंग मॉरल। यहाँ पे बिल्डिंग का मतलब है एक तरीके से बिल्ड करना, बनाना। मॉरल्स, तो मॉरल्स क्या होते हैं? नैतिक सिद्धांत, नैतिकता। ओके। संगठनात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि में योगदान करने के लिए श्रमिकों के लिए सही प्रकार का वातावरण बनाया जाना चाहिए। इसलिए प्रभावी ढंग से और कुशलता से स्टाफिंग फंक्शंस का प्रदर्शन करके प्रबंधन उस महत्व का वर्णन करने में सक्षम है जो यह उद्यम, यानी कि लाइब्रेरी में काम करने वाले कर्मियों को देता है। ठीक है। स्टाफिंग के लक्षण क्या होता है स्टाफिंग के? एक होता है लोग केंद्रित, यानी कि व्यक्ति केंद्रित होती है, ह्यूमन सेंटर्ड। स्टाफिंग को मोटे तौर पर लोग केंद्रित कार्य के रूप में देख सकते हैं और इसलिए ये सभी प्रकार के संगठन के लिए प्रासंगिक है। यह इस संगठन के ऊपर से नीचे तक कर्मियों की श्रेणी से संबंधित होती है। ये ब्लू कॉलर वर्कर्स, प्रबंधकीय एवं गैर प्रबंधकीय वर्कर्स या पेशेवर। प्रबंधक की जिम्मेदारी। स्टाफिंग प्रबंधन का मूल कार्य है, जिसमें यह शामिल है कि प्रबंधक लगातार स्टाफिंग कार्य करने में लगा रहता है। वे अपने अधीनस्थों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और मूल्यांकन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए गतिविधियों का संचालन मुख्य कार्यकारी विभागीय प्रबंधकों और फोरमैन द्वारा अपने अधीनस्थों के संबंध में किया जाता है। मानवीय कौशल। स्टाफिंग फंक्शंस मुख्य रूप से मानव संसाधन के विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और विकास से संबंधित है और इसलिए प्रबंधकों अधीनस्थों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करने में मानव संबंध कौशल का प्रयोग करना चाहिए। यदि स्टाफिंग फंक्शंस को ठीक से निष्पादित किया जाता है तो संगठन में मानवीय संबंध सौहार्दपूर्ण और पारस्परिक रूप से संगठित तरीके से किए जाते हैं।
सतत प्रयास या सतत कार्य। स्टाफिंग फंक्शंस लगातार किए जाते हैं, जो एक नई और अच्छी तरह से स्थापित संगठन के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण भी हैं। चूँकि एक नए स्थापित संगठन में कर्मियों की भर्ती, चयन और प्रशिक्षण होना है, जैसा कि हम तुलना करते हैं कि जो संगठन पहले से ही चल रहा है, तो उस स्थान पर प्रत्येक प्रबंधक विभिन्न स्टाफिंग गतिविधियों में लगा हुआ है, इसलिए वह किसी संगठन के समग्र उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करने के लिए सभी श्रमिकों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। तो अब बात करेंगे हम टॉपिक 3 की, डिफरेंट सेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज एंड देयर वर्किंग। ग्रंथालय प्रशासन के सिद्धांतों के अनुसार ग्रंथालय में विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग विभाग होने चाहिए। ऐसा करने से ग्रंथालय के कर्मचारियों के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है तथा ग्रंथालय का कार्य भी सुगमता पूर्वक सुचारू रूप से चलता रहता है। विभागीकरण ग्रंथालय का द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं एवं क्रियाकलापों पर आधारित होता है। विभागीकरण के अंतर्गत प्रत्येक विभाग का एक इंचार्ज होना चाहिए। सामान्य रूप से ग्रंथालयों में निम्न विभाग होते हैं। देखिए, ये जो लाइब्रेरीज़ की बात हम कर रहे हैं, ये एक हाई लेवल की लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, आज की लाइब्रेरी है, जहाँ पर एक बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं और उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमें एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने स्टाफिंग इस तरीके से करें कि अलग अलग विभाग अलग अलग हो। जैसे अगर कोई लाइब्रेरी में एंटर हो रहा है, तो अगर उसको कोई जानकारी ही लेनी है, तो एक तरीके से इंक्वायरी विभाग हमारा बनाया जाए, जहाँ पर वो इंक्वायरी कर सकता है किसी बुक्स के बारे में, या उसे कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको, उसके अकॉर्डिंग। तो रिकमेंडेशन के लिए एक विभाग हो गया है आपका इंक्वायरी विभाग। उसके अलावा एक विभाग होगा जहाँ पर आपको बुक्स लेनी है, दूसरे विभाग में अगर आप बुक देने आए हैं वापस, तो वहाँ पर आपको सबमिट करनी है। तो इस तरीके से हमने स्टाफिंग कर दी है। और उनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हर एक विभाग को एक व्यक्ति कंट्रोल भी करेगा, तो उसके लिए एक विभाग के लिए एक इंचार्ज को नियुक्त कर दिया है। और अगर, क्योंकि आप छोटी लाइब्रेरीज़ में भी देखें जो आपके स्कूल कॉलेजेस में होती हैं, तो वो छोटी लाइब्रेरीज़ में आप देखते होंगे कि जब आप जाते हैं तो किसी एक व्यक्ति से आप बुक लेते हैं, और जब आप वापस सबमिट करने जाते हैं तो आपको पता होता है कि वो कहाँ पर सबमिट होनी होती है, किसी अलग जगह पर होती है। ठीक है, तो ये जो इन्हीं को ही, क्योंकि वो एक हाई लेवल पर हो रहा है, तो इसलिए विभागों में उसको बांटा जाता है, एक अलग से उसका डिपार्टमेंट हो जाता है। ठीक है, सामान्य रूप से ग्रंथालयों में निम्न विभाग होते हैं: प्रशासनिक विभाग, ग्रंथ चयन और अर्जन विभाग, तकनीकी विभाग, पुस्तक आदान प्रदान विभाग, पत्र पत्रिका विभाग, संदर्भ विभाग, प्रलेखन एवं ग्रंथ संदर्भ सूची विभाग, और अनुवाद एवं पुनर्प्रतिलिपिकरण, अध्ययन कक्ष और कंप्यूटर विभाग। ये सभी विभाग लाइब्रेरी में होते हैं। सुविधा के अनुसार कुछ और विभाग भी यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं, या जिस विभाग की हमारी लाइब्रेरी को ज़रूरत नहीं है उस विभाग को हम नहीं बनाएंगे। ये लाइब्रेरी पर ही डिपेंड करता है कि लाइब्रेरी किस प्रकृति की है, उसको कितने विभाग की ज़रूरत है। प्रशासनिक विभाग, यह विभाग ग्रंथालय का प्रमुख तथा प्रथम विभाग है, जिसका कार्य ग्रंथालय का प्रशासन करना है तथा कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना है। इसके द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं: नीतियों का निर्धारण किया जाता है, ग्रंथालय संचालन हेतु सामान्य नियम बनाए जाते हैं, कर्मचारियों की नियुक्ति करना, कार्य का विभाजन करना तथा अवकाश इत्यादि का अभिलेख करना, पत्र व्यवहार करना, बजट बनाना, वार्षिक रिपोर्ट बनाना, वेतन संबंधी लेखा रखना। ये सब किसका कार्य होता है? प्रशासनिक विभाग का। पुस्तक चयन और अर्जन विभाग, पुस्तकें ग्रंथालय का आधार होती हैं, जिसका प्रमुख कार्य पाठकों की आवश्यकताओं और ग्रंथालयों के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पुस्तकों का चयन करना होता है। इसके द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं: उपयोगी तथा आवश्यकता पुस्तकों का चयन करना, चयन की गई पुस्तकों का मिलान करके यह जांच करना कि कोई पुस्तक दोबारा ना आ जाए, चयनित पुस्तकों का पुस्तक विक्रेता को आदेश देना,
पुस्तक विक्रेताओं के द्वारा भेजी गई पुस्तकों को प्राप्त करना तथा पुस्तकों का सूची से मिलान करना, पुस्तक विक्रेताओं के बिल पर हस्ताक्षर कर बिल भुगतान के लिए भेजना। तकनीकी अथवा प्रस्तुतिकरण विभाग। ग्रंथालय ग्रंथों का भंडार होता है। ग्रंथालय के ग्रंथों का उपयोग पाठकों द्वारा किया जाए, इसके लिए यह आवश्यक है कि ग्रंथों का व्यवस्थापना क्रम में लगाया जाए। पुस्तकों को सहायक क्रम में व्यवस्थित करना, आवश्यकता पड़ने पर दोबारा खोजने और पुनः निर्धारित स्थान पर रखने के लिए वर्गांक प्रदान किए जाते हैं, जिसके लिए किसी वर्गीकरण पद्धति को अपनाया जाता है तथा यह पद्धति के अनुसार वर्गांक प्रदान करके पुस्तकों को यह व्यवस्थित सहायक क्रम में रखा जाता है। पाठकों को तत्काल ग्रंथ उपलब्ध कराने के लिए पुस्तकों का सूचीकरण करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। पुस्तक चयन तथा अर्जन विभाग में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं: परिग्रहण संख्या प्रदान करना, वर्गांक प्रदान करना, सूचीकरण करना, अन्य तकनीकी कार्य। आदान प्रदान विभाग। ग्रंथालय के तकनीकी विभाग में सभी तकनीकी कार्य पूर्ण करने के बाद पुस्तकें आदान प्रदान विभाग के स्टॉक रूम में फलकों पर व्यवस्थित की जाती हैं और जब पुस्तकें पाठकों के उपयोगार्थ उपलब्ध हो जाती हैं तथा समय की कमी होने के कारण पाठकों को पुस्तकें घर पर पढ़ने के लिए दी जाती हैं, इस विभाग के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं: पाठक का रजिस्ट्रेशन करना, पाठकों को पुस्तकें प्रदान करना, पाठकों से पुस्तकें वापस लेना, पाठकों को अधिक समय तक रखने के कारण पाठकों से अर्थदंड वसूल करना, पाठकों की प्रार्थना पर पुस्तकें आरक्षित करना, पुस्तकों को वापस फलकों पर रखना, पुस्तकों के आदान प्रदान से संबंधित रोजाना के आंकड़े रजिस्टर में दर्ज करना। ठीक है, ये सब कार्य किए जाते हैं। पत्र पत्रिकाएं विभाग। वर्तमान में शोध कार्य की अधिकता के कारण पुस्तकों को अपेक्षा पत्र एवं पत्रिकाओं का अधिक है। अतः अनुसंधान ग्रंथालयों में समसामयिकी प्रकाशनों को खरीदने के लिए पुस्तकों से भी अधिक धन खर्च किया जाता है। इस विभाग के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं: आवश्यक एवं उपयोगी पत्रिकाओं का चयन करना, पाठकों के अध्ययन की व्यवस्था करना, पाठकों के समय की बचत हेतु प्रतिलिपिकरण की व्यवस्था करना, समसामयिकी प्रकाशनों से संबंधित सभी आंकड़े रखना, प्रकाशनों के खंड पूरे हो जाने पर उन्हें बाइंडिंग करना। ठीक है। अन्य विभाग। इन विभागों के अतिरिक्त और भी विभाग होते हैं जिनका होना अथवा न होना ग्रंथालय की प्रकृति एवं आकार पर निर्भर करता है, जैसा कि संदर्भ विभाग। यह विभाग विश्वविद्यालय ग्रंथालय में होना बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त अनुवाद विभाग, प्रतिलिपिकरण विभाग, प्रलेखन विभाग आदि शोध ग्रंथालयों के मुख्य विभाग, जबकि सार्वजनिक ग्रंथालयों में इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं हम टॉपिक 4 की। एंड आई थिंक जो टॉपिक 3 था लाइब्रेरी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ लाइब्रेरी एंड देयर वर्किंग, तो उसको क्योंकि लैंग्वेज बहुत इजी है, आई थिंक आप उसको पढ़ने से ही उसको समझ गए होंगे साथ साथ कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब देखते हैं एनुअल रिपोर्ट के बारे में, जिसको कि हम वार्षिक प्रतिवेदन बोलते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी रिपोर्ट जो 1 साल में बन रही है। ठीक है। एनुअल रिपोर्ट ग्रंथालय को प्रत्येक वर्ष अपने प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित रूप में ग्रंथालय द्वारा गत 1 वर्ष में किए गए कार्यों की सूचना देनी होती है, जिसे वार्षिक रिपोर्ट कहते हैं। यह रिपोर्ट ग्रंथालय में वर्ष भर किए गए कार्यों की सांख्यिकी रिकॉर्ड तथा एकत्रित डेटा पर आधारित होती है, जिसके द्वारा ग्रंथालय की संपूर्ण स्थिति का ज्ञान अधिकारियों को कराया जाता है। कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, जैसे वार्षिक प्रतिवेदन ग्रंथालय में किए गए कार्यों का सर्वेक्षण है। वार्षिक प्रतिवेदन किसी ग्रंथालय की सेवाओं का प्रचार करने का एक सीधा माध्यम है। वार्षिक प्रतिवेदन किसी ग्रंथालय की आकार, व्यवस्था तथा उसमें निहित पाठ्य सामग्री की उपलब्धता की प्रगति होती है। वार्षिक प्रतिवेदन की आवश्यकता। किसी ग्रंथालय में वार्षिक प्रतिवेदन की आवश्यकता निम्न प्रकार से है, जैसे प्राधिकरण की सूचनाएं टू इन्फॉर्म अथॉरिटीज, और प्रशासकीय प्राधिकरणों में
वर्ष भर के कार्यों की रिपोर्ट का ब्यौरा अपने उच्च अधिकारियों को देना होता है। ठीक है, क्योंकि संपूर्ण व्यवस्था का उत्तरदायित्व प्राधिकरण के अधिकारियों का होता है, अतः वे भी ग्रंथालय के कार्यों से परिचित होना चाहते हैं। सरकार की सूचनार्थ ग्रंथालय के लिए अधिकांश रूप से धन सरकार के विभिन्न रूपों जैसे केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकार द्वारा दिया जाता है। अतः इस प्रकार सरकार को भी ग्रंथालय प्रतिवेदन दिए जाते हैं, क्योंकि वह भी ग्रंथालय के कार्यों से परिचित होना चाहते हैं। पाठकों की सूचनार्थ पाठकगण भी ग्रंथालय के वर्ष भर के कार्यक्रम से परिचित होना चाहते हैं, अतः वार्षिक प्रतिवेदन पाठकों के सूचनार्थ भी आवश्यक होते हैं। जनसाधारण की सूचनार्थ ग्रंथालय का उद्देश्य अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करना होता है, अतः जनसाधारण के लिए भी वार्षिक प्रतिवेदन आवश्यक होते हैं। वार्षिक रिकॉर्ड के रूप में प्रतिवर्ष का प्रतिवेदन ग्रंथालय के इतिहास का निर्माण करता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण वर्ष में दिए गए कार्य एवं सेवाओं का ब्यौरा होता है, जिसे भविष्य के लिए डेटा के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। ग्रंथालय वार्षिक प्रतिवेदन का लाभ वर्ष भर किए गए कार्यों एवं सेवाओं का विवरण प्रस्तुत करती है। अधिकारियों की ग्रंथालयों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करने में हेल्प करती है। कई वर्षों की तुलनात्मक वार्षिक रिपोर्टों से अधिकारियों को ग्रंथालयों के कार्य में पूर्ण प्रगति एवं उन्नति का पता चलता है। आर्थिक स्थिति का सही विवरण प्राप्त हो जाता है, अतः ग्रंथालय द्वारा प्रदत्त सेवाएं एवं वित्तीय साधनों में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। वार्षिक रिपोर्ट ग्रंथालय के लिए प्रचार साधन के रूप में भी कार्य करती है, जिससे अन्य पाठक भी ग्रंथालय की ओर आकर्षित होते हैं। देखिए, एक एनुअल रिपोर्ट का मतलब यही होता है, एनुअल रिपोर्ट कोई ग्रंथालय क्यों निकालता है, क्यों जारी करता है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं एक कंपनी से। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक जो कंपनीज होती हैं उनके शेयर इशू होते हैं, वो डिबेंचर्स इशू करती हैं, यानी कि लोन लेती है वो पब्लिक से। तो वो लोन किस आधार पर लेती है, आपको वो अपना परफॉर्मेंस दिखाती है, ताकि आप शेयर्स क्यों खरीदते हैं किसी कंपनी के, इसलिए क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदेंगे, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को उसके बाद, तो आपको जो शेयर आपने 50 में ख़रीदा था उसके आपको 500 रुपये तक मिल जाएंगे। ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको इनको खरीदने से। क्यों, ये कैसे हुआ? क्योंकि कंपनी वो प्रॉफिट में जा रही थी। ठीक है, अब वो प्रॉफिट में जा रही है या नहीं जा रही है, ये आपको कैसे पता चला? यही पता चला है आपको उसकी एनुअल रिपोर्ट से। हर एक कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रकाशित करती है, जारी करती है। वो ये दिखाना चाहती है कि कैसे वो अपनी टेक्निक्स के माध्यम से, अपनी मतलब नई नई एबिलिटीज़ के माध्यम से वो खुद को ग्रो कर रहे हैं, कैसे वो वन स्टेप ऊपर जा रहे हैं। और वो आपको आकर्षित करना चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीदिए, क्योंकि हमारी कंपनी हर साल प्रॉफिट कमा रही है और हम प्रॉफिट कमाकर आपको भी प्रॉफिट देंगे। इसलिए आप आकर्षित होते हैं उनकी एनुअल रिपोर्ट देखकर। ऐसे ही लाइब्रेरी भी अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी करती है और वो अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करती है कि हम कितने कार्यकुशल हैं, जिससे एक तरीके से वो खुद को मोटिवेट भी कर रहे हैं और आपको भी अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर आपको उस लाइब्रेरी से हेल्प लेनी चाहिए या वहाँ की सर्विस को एक बार आजमाना चाहिए तो वो क्यों करना चाहिए। ठीक है, आई थिंक अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन देखते हैं। ओके, समझ में नहीं आए तो आप बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, चलिए। कई वर्षों की तुलनात्मक वार्षिक रिपोर्ट, ये हम अब यहाँ पर वार्षिक रिपोर्ट में आवश्यक बातें क्या क्या होती हैं। वार्षिक प्रतिवेदन बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। केवल 1 वर्ष का ही विवरण होना चाहिए तथा निश्चित समय की समाप्ति के बाद होना चाहिए। प्रतिवेदन सरल भाषा में बनाना चाहिए ताकि समझने में आसानी हो। प्रतिवेदन आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण होना चाहिए। आंकड़ों को दर्शाने के लिए ग्राफ एवं सारणियों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रतिवेदन में उन लोगों के प्रति
कृतज्ञता एवं धन्यवाद प्रकट करना चाहिए जिन्होंने ग्रंथालय के संचालन में सहयोग किया है और जिनकी वजह से हमारी कंपनी का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ गया है, यानी कि हमें प्रॉफिट हुआ है। वार्षिक प्रतिवेदन का नमूना, ग्रंथालय की सामान्य सूचनाएं, ग्रंथालय का नाम, ग्रंथालय का संक्षिप्त इतिहास एवं स्थापना वर्ष, ग्रंथालय का समय, अवकाश के दिन, ग्रंथालय कर्मचारी संख्या, कुल कर्मचारियों की संख्या, स्थायी, अस्थायी, प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल कर्मचारियों में ग्रंथालय में संकलित पाठ्य सामग्री, पिछले वर्ष तक कुल पुस्तकों की संख्या, वर्तमान में क्रय की गई पुस्तकों की संख्या, पत्र पत्रिकाओं की संख्या, समाचार पत्रों की संख्या, पाठक सदस्य संख्या, पिछले वर्ष पंजीकृत पाठकों की संख्या, वर्तमान में नवीन सदस्यों की संख्या, सदस्यता समाप्त संख्या और अपंजीकृत सदस्यों की संख्या। वित्त व्यवस्था के बारे में, आय और व्यय, आय सरकार के द्वारा हमें धन मिल रहा है, लाइब्रेरी को टैक्स पे किया जा रहा है, पंजीकरण शुल्क दिया जा रहा है और खर्चे पुस्तकें खरीदने में हम खर्च कर रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं को पर खर्च कर रहे हैं, हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं उनको सैलरी देने में हम खर्च कर रहे हैं। और उपहार, भेंट और दंड, अच्छा उपहार मिलते हैं उससे प्रॉफिट होता है, भेंट मिलती है, कोई भेंट देता है खुश होकर उससे मिलती है। दंड मतलब जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि 3 दिन बुक का टाइम है आपको रखने के लिए और वो 1 महीने तक रख लेते हैं, फिर उसके लिए पेनल्टी भरते हैं, तो बस उस पेनल्टी से भी जो पैसा आता है वो भी हमारे लिए हमारी आय हो जाती है। हमारे से मतलब लाइब्रेरी की, ओके, तो लाइब्रेरी की आय हो जाती है। और अन्य खर्चे जो होते हैं वो हमारे व्यय में आते हैं, एक्सपेंसेस में आते हैं, खर्चे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। और प्रदत्त सेवाएं, कुछ सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं जैसे आदान प्रदान सेवाएं, पत्र पत्रिका विभाग, संदर्भ विभाग और अन्य विभाग। ठीक है, ये एक सर्विस होती है जो हमारे लिए कंपलसरी नहीं है कि करना है, बस वो नेचर पर डिपेंड करता है कि लाइब्रेरी का नेचर कैसा है, उसका आकार कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम इन सेवाओं को देने का सोच सकते हैं या दे सकते हैं। भंडार सत्यापन का विवरण, गुम हुई पुस्तकों की संख्या, आंशिक रूप से फटी हुई पुस्तकों की संख्या, पूर्ण रूप से फटी हुई पुस्तकों की संख्या और कुल योग कितनी संख्याएं हैं। यानी कि ये जो स्टॉक वेरिफिकेशन हमने किया है उससे हमें गुम हुई पुस्तकों के बारे में पता चल रहा है, कितनी फटी हुई हैं, पूर्ण कितनी पुस्तकें हैं टोटल हमारे यहाँ पर, तो कितनी चोरी हो गई हैं, ये सब कुछ। ठीक है, इसके अंदर अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो इसके अंदर आप डिटेल दे सकते हैं क्योंकि स्टॉक वेरिफिकेशन हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, आई थिंक 2nd यूनिट में हमने स्टॉक वेरिफिकेशन को पढ़ा था, लास्ट उसका टॉपिक था वो। ओके, टॉपिक 5 की बात कर रहे हैं हम, केयर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज। ये प्रिंटेड एंड डिजिटल दोनों फॉर्म में बात करेंगे। ग्रंथ अनुरक्षण एवं संरक्षण कार्य, यानी कि एक ग्रंथ को, एक पुस्तक को कैसे उसकी केयर की जाए, कैसे उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। ग्रंथ ही ग्रंथालय का आधार है तथा कोई भी ग्रंथालय सभी प्रकाशित ग्रंथों को क्रय करने में सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए ग्रंथालय में ग्रंथों का अनुरक्षण एवं संरक्षण आवश्यक होता है ताकि लंबे समय तक ग्रंथ पाठकों के उपयोग में आ सके। अतः ग्रंथालयों में अनुरक्षण एवं संरक्षण कार्य पर अधिक बल दिया जाता है। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? ग्रंथालय में ग्रंथ के रख रखाव से संबंधित जो भी कार्य और उपाय किए जाते हैं वे ग्रंथों का अनुरक्षण कहलाते हैं। संरक्षण, ग्रंथालय में ग्रंथों की सुरक्षा से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं या फिर उपाय किए जाते हैं, उनको ग्रंथों का संरक्षण कहते हैं। अनुरक्षण कार्य, ग्रंथालय में ग्रंथों का रख रखाव अर्थात अनुरक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि ग्रंथों का अनुरक्षण बहुत सही ढंग से नहीं किया जाता है तो ग्रंथ शीघ्र ही नष्ट होने लग जाते हैं, जिससे ग्रंथालय के उद्देश्यों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रंथ के अनुरक्षण कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें यह निर्धारित करने की होती हैं कि ग्रंथालय में पाठकों के हितार्थ अबाध प्रवेश प्रणाली अपनाई जाए या फिर अप्रवेश्य प्रणाली अपनाई जाए। अतः दोनों के गुण दोषों के आधार पर किसी एक प्रणाली को अपना लिया जाता है।
क्लोज्ड एक्सेस सिस्टम, अप्रवेश्य प्रणाली। यह ग्रंथों के अनुरक्षण की परंपरागत प्रणाली है जिसमें ग्रंथों को ताला लगाकर रखा जाता है, अर्थात ग्रंथों को पाठकों की पहुंच से दूर अलमारियों में ताला लगाकर रखा जाता है, जो कि आप मोस्टली देखते भी होंगे कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में और भी बहुत जगह, ठीक है। ताकि इसलिए रखा जाता है ताकि उनको अनुरक्षण किया जा सके, मतलब सही से उनको रखा जा सके, वो ख़राब ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, इधर उधर गिर ना जाए, बिखर ना जाए, इसलिए। अप्रवेश्य प्रणाली के गुण क्या हैं? पाठकों द्वारा ग्रंथों की चोरी करने की संभावना नहीं रहती है। पाठकों द्वारा ग्रंथों को छूने, फाड़ने, नष्ट करने इत्यादि की संभावना भी नहीं होती है। पाठकों को ग्रंथों का चयन भंडार कक्ष में करने की अनुमति नहीं होती है, अतः व्यवस्था बनी रहती है। अप्रवेश्य प्रणाली के कुछ दोष भी हैं, जैसे कि पाठकों को ग्रंथ प्राप्त करने में अपना कीमती समय नष्ट करना पड़ता है। ग्रंथालय विज्ञान के सूत्रों का पालन करने में अवरोध आता है, क्योंकि पुस्तकें किसके लिए हैं? पाठकों के लिए हैं, और पाठकों की ही पहुंच से वो दूर रखी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रंथालय विज्ञान के जो सूत्र हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। यदि ग्रंथालय में पाठकों की संख्या अधिक है तब कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ानी होती है, क्योंकि यह अकेला ग्रंथ वाहक यह कार्य नहीं कर पाता है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए एक ही लाइब्रेरी में एक ही टाइम पे 5 आ गए हैं ग्राहक जिनको बुक्स की ज़रूरत है, तो कोई एक व्यक्ति तो नहीं ला के दे सकता, और अगर लाकर दे भी रहा है तो फिर यह मान लीजिए कि जो आया है, सब बंदा जो खड़ा है उसको बुक्स मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा, सबको एक साथ बुक्स देना पॉसिबल नहीं रहेगा, इसलिए स्टाफिंग भी, मतलब हमें स्टाफ भी बढ़ाना पड़ जाएगा। ओपन एक्सेस सिस्टम, ये होती है प्रवेश्य प्रणाली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में अब ग्रंथों को सुरक्षार्थ न मानकर उपयोगार्थ समझा जाने लगा है, यानी कि हमें उसको सुरक्षा देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उपयोग के लिए हैं। अगर वो उपयोग ही नहीं की जाएंगी तो फिर व्यर्थ हैं, जो कि सही भी है। और इस प्रकार अप्रवेश्य प्रणाली के स्थान पर प्रवेश्य प्रणाली को अपनाया गया। प्रवेश्य प्रणाली के गुण: ग्रंथों को खुली अलमारियों में रखा जाता है, कोई तालाबंदी नहीं होती। पाठकों को भंडार ग्रंथों में जाकर ग्रंथों का अवलोकन करने की स्वतंत्रता होती है। पाठक अपनी मांग के अनुसार ग्रंथ को निर्गम करवा कर घर ले जा सकते हैं। ग्रंथों के प्रति पाठकों में अपनत्व की भावना जागृत होती है, जिससे वे ग्रंथालयों को सामूहिक संपत्ति समझने लगते हैं। इस प्रणाली को अपनाने में मितव्ययता भी होती है, क्योंकि ग्रंथवाहक को रखने की आवश्यकता नहीं होती है। उक्त प्रणालियां तथा अनुरक्षण कार्य। ओपन एक्सेस सिस्टम के उपरोक्त दोषों को ध्यान में रखकर अनेक ग्रंथालय इस प्रणाली को अपनाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, क्योंकि इस प्रणाली में ग्रंथों के चोरी होने तथा नष्ट होने की संभावना अधिक रहती है। किंतु यदि इस प्रणाली में निम्न सुझावों पर अमल किया जाए तो निश्चित रूप से ग्रंथों को इस प्रकार की हानि से रोका जा सकता है, जिससे ग्रंथों का अनुरक्षण कार्य ठीक रह सकता है। ग्रंथागार में आने और जाने के लिए केवल एक द्वार होना चाहिए। एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को अंदर आने तथा बाहर जाने की अनुमति होनी चाहिए। ग्रंथागार की खिड़कियों पर लोहे की जाली चढ़ी होनी चाहिए। ग्रंथागार में पाठकों को कोई सामान जैसे थैला, बैग, छाता, पुस्तक ये सब ले जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ओपन एक्सेस सिस्टम का अर्थ यह नहीं है कि सभी ग्रंथों को अलमारियों में खुला रखा जाए, किंतु दुर्लभ एवं मूल्यवान ग्रंथों को अलमारियों में सुरक्षात्मक ढंग से रखा जा सकता है। साधारणतः पाठक ग्रंथों की अनुपलब्धता पर उनकी चोरी करने के लिए विवश होता है, अतः ग्रंथों की उपलब्धता हेतु ग्रंथालय को अधिक समय तक खोलना चाहिए। कुछ उपयोगी ग्रंथों की कई प्रतियां क्रय कर रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। ग्रंथागार एवं निधानियों की व्यवस्था। निधानियां मतलब अलमारीज। आजकल ग्रंथालय में ग्रंथागार कक्ष का निर्माण विशेष प्रकार एवं रूप में किया जाता है, जिससे ग्रंथों का अनुरक्षण करने में सहायता प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रंथागार कक्ष में निम्नलिखित विशेषताओं का होना अति आवश्यक है। ग्रंथागार का निर्माण इस प्रकार से करना चाहिए कि धूल और मिट्टी अंदर प्रवेश न कर सके।
और पर्याप्त मात्रा में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रंथ सूची ग्रंथागार के समीप ही होनी चाहिए, क्योंकि ग्रंथालय एक वर्धनशील संस्था है, इसलिए ग्रंथालय में विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान रहना चाहिए। ग्रंथागार में निधानियाँ लकड़ी तथा लोहे दोनों की हो सकती हैं, अतः निधानियों के संबंध में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे निधानियाँ सुदृढ़, आकर्षक तथा साम्य रूप में होनी चाहिए। लंबाई लगभग 7 फीट होनी चाहिए, दोनों ओर से खुली होनी चाहिए। निधानियों के फलक ऐसे होने चाहिए जिन्हें पुस्तकों की लंबाई के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सके। पठनीय सामग्री को रखने की व्यवस्था। ग्रंथालय में ग्रंथों को किसी वर्गीकरण पद्धति के अनुसार उन्हें वर्गांक प्रदान करके वर्गीकृत क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तथा विभाजन के निम्न आधार हो सकते हैं, जैसे ग्रंथों की प्रकृति के अनुसार विभाजित करना सबसे उपयुक्त होता है, जो कि निम्न प्रकार है। जैसे कुछ होते हैं साधारण ग्रंथ, कुछ संदर्भ ग्रंथ, कुछ पांडुलिपियाँ, कुछ दुर्लभ ग्रंथ, कुछ सामयिक प्रकाशन और कुछ मानसिक इत्यादि प्रकाशन। तो इनको इनकी प्रकृति के हिसाब से अलग अलग लगाया जाए। विषय अनुसार विभाजन। ग्रंथों को वर्गीकृत पद्धति के अनुसार वर्गीकृत करके व्यवस्थित किया जाता है, जो कि वास्तव में वर्गांक के रूप में विषय अनुसार विभाजन ही होता है। भाषा के अनुसार विभाजन। भारत जैसे देश में जहाँ विभिन्न भाषाओं में साहित्य प्रकाशित होते हैं तथा ग्रंथों का संकलन किया जाता है, अतः ग्रंथालय में ग्रंथागार में अलग अलग भाषा के ग्रंथों को अलग अलग व्यवस्थित किया जाता है। आकार अनुसार विभाजन। ग्रंथों के आकार के अनुसार भी संग्रह निर्माण किया जा सकता है। पुस्तिका संग्रह, अति आकार संग्रह इत्यादि। विशेष व्यक्ति संग्रह। कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रदत्त संग्रह को भी अलग रखा जाता है। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय में सर आशुतोष मुखर्जी संग्रह है। संग्रह किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उसमें निहित पांडुलिपियाँ दुर्लभ एवं मूल्यवान ग्रंथों को निश्चित रूप से बंद अलमारियों में रखना चाहिए। संदर्शिकाएं तथा अनुरक्षण कार्य। ग्रंथालयों में पाठकों को सहायतार्थ हेतु संदर्शिकाओं अर्थात गाइड का विशेष महत्व होता है। जब ग्रंथों का संकलन ओपन एक्सेस सिस्टम के लिए किया जाता है, तब इन गाइड का महत्व विशेष रूप से होता है, क्योंकि पाठक को इस प्रणाली में स्वयं ही अपनी वांछित ग्रंथ तक पहुंचना होता है। तो ये ग्रंथ के विन्यासन की तकनीक से पूर्णतः अनभिज्ञ होते हैं। उनको नहीं पता कि कैसे विन्यास, मतलब किस तरीके से उनको अरेंज किया गया है, कहाँ कहाँ पे रखा गया है। तो ये जो गाइड होती है, ये उनको गाइड करती है, उनको गाइडेंस देती है, उनको निर्देशित करती है कि आपके द्वारा जो ढूंढी जाने वाली पुस्तक है वो कौन सी अलमारी में रखी है। ठीक है। ग्रंथालय में अनेक प्रकार की गाइड की आवश्यकता पड़ती है। इनको आवश्यक रूप से अस्थायी और चमकदार स्याही से सुंदर हस्तलेख में लिखना चाहिए। इन्हें समय समय पर परिवर्तित करते रहना चाहिए। ग्रंथों का विन्यासन यानी कि शेल्विंग ऑफ बुक्स ऑन रैक्स। ग्रंथ कभी भी इधर उधर नहीं पड़े रहना चाहिए। अनुरक्षण की दृष्टि से यह आवश्यक है कि ग्रंथों को उनके निर्धारित स्थान पर निधानियों में अलमारीज में रखा जाना चाहिए। ओपन एक्सेस सिस्टम में पाठकों द्वारा ग्रंथों विन्यासन तितर बितर की संभावना अधिक होती है, अतः प्रतिदिन ग्रंथों का विन्यासन या विन्यास ठीक करना अति आवश्यक होता है। संरक्षण कार्य। ग्रंथों की सुरक्षा कार्य करने में मतलब ग्रंथों की सुरक्षा करने को संरक्षण कार्य कहते हैं। ग्रंथालयों में ग्रंथों की क्षति निम्न कारणों से होती है तथा उनसे ही ग्रंथों की सुरक्षा करना अति आवश्यक होता है। नमी, धूल एवं तीव्र प्रकाश, आग तथा पानी, हानिकारक जीव एवं कीट जैसे चूहे, झिंगुर, दीमक, सिल्वरफिश और फफूंदी आदि। ग्रंथों की मरम्मत एवं सुधार तथा जल्दबंदी। ग्रंथ क्योंकि पाठकों के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं, अतः ग्रंथों के क्षतिग्रस्त हो जाने की संभावना तो बनी ही रहती है, लेकिन समय समय पर ग्रंथों की मरम्मत, सुधार करना, उनमें जल्दबंदी का कार्य करना
ये भी ग्रंथालय में होते रहता है और होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यूनिट 4 को, टॉपिक 1 जिसका नाम है बजट। किसी भी ग्रंथालय में, वैसे इस टॉपिक का जो नाम है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज, और उसमें हम इस फर्स्ट टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बजट। यानी कि अब हम जो फाइनेंशियली मतलब मैनेज करेंगे अपनी लाइब्रेरीज को, कि फाइनेंशियली उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है, बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी भी ग्रंथालय में ग्रंथों तथा सामाजिक प्रकाशनों के क्रय, कर्मचारियों के वेतन, स्टेशनरी, फर्नीचर, साज सज्जा तथा आकस्मिक यानी कि इमरजेंसी व्यय आदि के लिए धन की आवश्यकता होती है। जब धन की आवश्यकता होती है तो उसको प्राप्त करने की व्यवस्था करना भी परम आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी ग्रंथालय की आय तथा व्यय की योजना का अनुमान लगाना पड़ता है। आय तथा व्यय के इस वार्षिक अनुमान को ही हम ग्रंथालय बजट कहते हैं। अतः किसी भी ग्रंथालय में बजट उसके आगामी वर्ष में होने वाली आय एवं व्यय का अनुमानित लेखा होता है। विल्सन एंड टावर के अनुसार आय, व्यय एवं निश्चित समय के लिए ग्रंथालय की अनुमानित आय तथा व्यय का वित्तीय लेखा है। बजट की उपयोगिता तथा उद्देश्य। ग्रंथालय एक सार्वजनिक संस्था होती है जिसके संचालन में धन की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक होता है। ग्रंथालय प्रतिवर्ष अपनी आय एवं व्यय का अनुमान करके उसको नियोजित रूप में संचालित करने के लिए अपने बजट का निर्माण करते हैं। बजट में कुछ प्रमुख शीर्षक के अंतर्गत आय तथा व्यय का विवरण अंकित किया जाता है। नियोजित आय एवं व्यय हेतु बजट का निर्माण आवश्यक होता है। इसके माध्यम से आय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग संभव हो सकता है तथा साथ ही आवश्यक एवं उपयोगी मदों पर ही धनराशि व्यय की जाती है। बजट का प्रमुख उद्देश्य आय और व्यय का संतुलन स्थापित करना और आय को नियोजित रूप में युक्तिपूर्ण ढंग से व्यय करना होता है। बजट के द्वारा ये पहले ही तय कर लिया जाता है कि कितनी धनराशि किन किन मदों में व्यय करना प्रस्तावित है। ग्रंथालय के लिए बजट का निर्माण निम्न कारणों से आवश्यक है। आय व्यय का अनुमान पहले से ही हो जाता है। आय व्यय में संतुलन स्थापित होता है। ग्रंथालय की आय प्राप्त होती है तथा बजट के अनुसार व्यय किया जाता है तथा दोनों में नियंत्रण बनाया जाता है। आवश्यक तथा उपयोगी मदों पर ही धनराशि व्यय होती है। बजट प्रस्तुत किए जाने से ग्रंथालय प्राधिकरण एवं अधिकारियों को ग्रंथालय की आय तथा व्यय का पहले से ही विवरण प्राप्त होता है। बजट ग्रंथालय का मांग पत्र होती है, अर्थात बजट में दिखाई गई समस्त आय को ग्रंथालय प्राप्त करने का अधिकारी होता है। किसी नवीन आवश्यकता के लिए बजट में पहले से ही प्रावधान करना होता है। ग्रंथालय के स्तर की दृष्टि से भी बजट का निर्माण आवश्यक होता है। बजट की विशेषताएं निम्न हैं, जैसे लक्ष्यात्मक। ग्रंथालय का बजट ग्रंथालय के उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए तथा साथ ही आय और व्यय के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर भी ध्यान रखना चाहिए। समय पर। आदर्श बजट वही कहलाता है जो अपने निश्चित समय पर बनकर तैयार कर लिया जाता है तथा ग्रंथालय प्राधिकरण के समक्ष समय समय पर रखा जाता है, जिससे उसमें मांगी आय की व्यवस्था करने की योजना प्रारंभ की जा सके। निश्चित अवधि। प्रमुख लक्षण ये है कि यह निश्चित समय अवधि अर्थात 1 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। विभाजित आधार। बजट यदि विभाजित बनाया जाए तो उत्तम रहता है। इसके लिए विभागाकार की ही आय एवं व्यय का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि इससे ग्रंथालय के विभिन्न विभागों के कार्यों और सेवाओं का विश्लेषण बड़ी सरलता से किया जा सकता है। सत्य तथ्यों पर आधारित। बजट में आय एवं व्यय का सत्य विवरण एवं तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे आगे कोई परेशानी न हो सके। आय के ठोस साधन। बजट में दिखाए गए आय के स्रोत ठोस होने चाहिए, जिनसे धन प्राप्त होने की पूर्ण संभावना हो। ऐसे स्रोत नहीं होने चाहिए जिनसे आय प्राप्त ही न हो सके। व्यय से संबंधित उचित कारण। बजट में यदि कोई मद में खर्च अधिक दिखाया गया है तो साथ ही उसमें उसका समुचित कारण भी बजट में प्रस्तुत करना चाहिए।
ग्रंथालय सेवाओं पर प्रभाव। बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं करना चाहिए जिससे ग्रंथालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़े। वार्षिक प्रतिवेदनों के लिए आवश्यक बजट के साथ ग्रंथालय का वार्षिक प्रतिवेदन संलग्न किया जाता है, जिससे अधिकारीगण ग्रंथालय में किए गए कार्यों और सेवाओं का भी अवलोकन कर सके तथा ग्रंथालय के लिए बजट का प्रावधान करते समय विचार कर सके। ग्रंथालय बजट में व्यय का निर्धारण। निम्नलिखित मदों पर व्यय किया जाता है। कर्मचारियों के वेतन पर। किसी भी ग्रंथालय की सफलता उसके कर्मचारियों पर निर्भर करती है। जितना शिक्षित, प्रशिक्षित, योग्य, कर्मठ और निष्ठावान होना आवश्यक होता है, इसलिए ऐसे कर्मचारियों की प्राप्ति के लिए उचित वेतन, अन्य आर्थिक सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। अतः यह निश्चित धनराशि को बजट में कर्मचारियों के वेतन और अन्य आर्थिक सुविधाओं की मद में के रूप में दर्शाया जाता है। अध्ययन सामग्री पर व्यय। किसी भी ग्रंथालय का आधार ग्रंथ होते हैं, किंतु आधुनिक समाज में ज्ञान की पिपासा की पूर्ति करने के लिए केवल ग्रंथ ही नहीं अपितु पत्र, पत्रिकाएं, जर्नल, शोध पत्र इत्यादि की आवश्यकता भी होती है, जिस पर एक बड़ी धनराशि ग्रंथालय की प्रकृति के अनुरूप खर्च की जाती है, जिसे ग्रंथालय के बजट में दर्शाया जाता है। अन्य विविध व्यय। ग्रंथालय में मुख्य रूप से कर्मचारियों का वेतन तथा पाठ्य सामग्री का क्रय दो ही कार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रंथालय में व्यय की अन्य मद भी होती है, जैसे कि उचित प्रकाश, पीने का शुद्ध जल, शौचालय, फर्नीचर इत्यादि पर भी प्रस्तावित खर्च को बजट में दर्शाया जाता है। बजट बनाने की विधियाँ। बजट बनाने की 5 विधियाँ हैं। नंबर 1, लाइन प्रति लाइन बजट। यह सामान्य प्रकार का बजट होता है जिसमें कि लाइन प्रति लाइन बजट होता है तथा इस प्रकार के बजट में विषय की मदों को विस्तृत भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जैसे पुस्तकें और समसामयिकी, वेतन और भत्ते, उपकरण और साज सज्जा, आकस्मिक व्यय। यानी कि अलग अलग लाइन से, मतलब पुस्तकों पर अलग तरीके से व्यय दिखाया जाएगा कि कितना खर्चा होना है, वेतन के लिए अलग, उपकरणों के लिए अलग खर्चा दिखाया जाएगा, और जो हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो मतलब इमरजेंसी वाले एक्सपेंसेस होते हैं, उन पर अलग खर्चा दिखाया जाएगा। प्रोग्राम बजट। इसमें व्यय ग्रंथालयों के व्यक्तिगत मदों के आधार पर व्यय का अनुमान नहीं लगाया जाता, बल्कि यह इस विधि में मुख्य केंद्र ग्रंथालयों के क्रियाकलाप होते हैं तथा धनराशि का प्रावधान ग्रंथालय सेवा के आधार पर किया जाता है। परफॉर्मेंस बजट। यह विधि प्रोग्रामिंग बजट के समान ही होती है, इसलिए अंतर बस इतना सा है कि ग्रंथालय के प्रोग्रामों की अपेक्षा ग्रंथालय की उपलब्धियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। प्लानिंग प्रोग्राम बजट पद्धति। इस विधि में प्रोग्रामिंग बजट और परफॉर्मेंस बजट की विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है तथा इस विधि का केंद्र बिंदु होता है प्लानिंग, जो कि ग्रंथालय के उद्देश्य और लक्ष्यों को लेकर प्रारंभ होती है एवं प्रोग्राम तथा सेवाओं की स्थापना पर समाप्त होती है। शून्य आधारित बजट। यह बजट भी प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट के समान ही होता है। इस प्रकार के बजट में वर्तमान विषय से पहले अर्थात भूतकाल में क्या हुआ है इस पर ध्यान न देकर वर्तमान सामयिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार के में इस बजट में प्रत्येक योजना अथवा क्रियाकलाप का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। और इसके साथ आपका बजट देख लीजिए। अगर, क्योंकि बजट को समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसे फाइनेंशियली बजट तैयार किया जाता है देश के लिए, और जैसा कि आप जानते हैं कि एक साल में ये तय किया जाता है कि आगे आने वाले, मतलब एक साल तो हम ये एनालिसिस करते हैं कि पहले कितना खर्चा किस किस योजना पर सरकार के द्वारा किया गया है, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम आगे आने वाले साल के लिए बनाते हैं बजट। तो बजट जो होता है वो आगे किए जाने वाले खर्चों का पूर्वानुमान होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो खर्चे एक्यूरेट हो सकता है कुछ खर्चे ज़्यादा हो जाएं या कुछ खर्चे कम हो जाएं। इसके लिए भी एक अलग से आकस्मिक निधि की, मतलब उस जैसे इसमें स्टार्ट किया गया है ना, इन्होंने रखा है कि इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी का मतलब ये है कि ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, तो उसके लिए भी अलग से कुछ पैसे, कुछ बजट बना कर रखना होता है। ऐसा ही गवर्नमेंट भी करती है।
तो जो बजट होता है हमारा आने वाले वित्तीय वर्ष में, तो बजट जो आ जाता है, तो वो बजट आगे आने वाली योजनाओं पर खर्च होता है, डेवलपमेंट पे खर्च होता है, कंपनीज पर होता है, पानी बिजली सुविधा यानी कि जो ह्यूमन की, मनुष्य की जो सुविधाएं होती हैं उनके लिए खर्च होता है। तो यानी कि बजट में बहुत सारे तरीके के खर्चे ऐड किए जाते हैं, और न केवल खर्चे ही बल्कि आय भी ऐड की जाती है कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसे मिलेंगे। जैसे टैक्स से मिल जाते हैं, जीएसटी वगैरह से यहाँ से मिल जाते हैं, और जैसे उनको मैन्युफैक्चर करने से, यहाँ पर अगर देश में मैन्युफैक्चर करते हैं सामान, तो वहाँ से भी उनको धन मिल जाता है। मतलब हमारे, इसलिए तो स्कीम्स लाई जाती हैं कि हमारे देश का धन हमारे ही देश में रहे, फाइनेंशियली हमारी कंडीशन मजबूत हो। तो बजट भी उसी सोच के साथ, उसी बात के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और बजट को ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम एक हाई लेवल पर समझें, नॉर्मली आप घर पे भी समझ सकते हैं कि आप घर पे भी, घर के लिए भी अपना बजट तैयार करते हैं कि आपको कौन कौन से खर्चे किस किस सामान के लिए करने हैं। तो ऐसे आप भी बजट बनाकर रखते हैं, क्योंकि सैलरी मंथ में एक बार आती है, और फिर उसको पूरे मंथ में बजट के थ्रू हम बजट बनाते हैं और उसको ऐसे खर्च करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और तब हम पढ़ेंगे 101 कोड को, और कोशिश करेंगे उसको भी ऐसे ही फिनिश करने की, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाए, एग्ज़ाम के लिए टेंशन ना लेनी पड़े। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।